हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आद्या मैम जुड़ चुकी हूँ आपके साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास 6 से लेकर 12 तक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एंड किंडरगार्टन से लेकर 12 तक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। फिर आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो या फिर दिल्ली या फिर बिहार बोर्ड से हो, बिल्कुल भी परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। आपके पूरे कोर्स के सिलेबस कवर कराते हुए हमारी जो टीम है मैग्नेट ब्रेन्स की, आपके पास हर तरह के वीडियोस, हर टॉपिक के, हर चैनल के वीडियोस लेके आ गई हैं। तो ज़रूर जाके कोई भी सब्जेक्ट में डाउट हो, सारे सब्जेक्ट्स को आप एक बार वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपके कोई भी कंफ्यूजन ना रुके। भाई देखो, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आद्या मैम का स्टार्टिंग से ही ये पर्पस रहा है, आपके दिमाग में कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहना चाहिए। आपके हर तमाम प्रश्नों का उत्तर आपको मिलने चाहिए। तो भाई बाकी सब्जेक्ट्स का तो भाई सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, और जहाँ तक बात हिंदी की है तो हिंदी में तो भाई आपकी गाड़ी मेरे साथ चल रही है। फिलहाल तो अभी क्लास 6 की हिंदी मल्हार पे हैं, और आज हम लोग पाठ 9 पर आ चुके हैं। बहुत ही जल्द हम लोग अपने पूरे पाठ 13 तक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि आपका ये क्लास 6 का जो कोर्स है बहुत ही जल्दी हिंदी का, अभी कुछ टाइम में बच्चों क्या करिए, पूरा पढ़ के रख दीजिए। फिर जब एग्जाम आएगा तो बस उसमें आपको रिवाइज करना रहेगा, तो आपको फिर इतना परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आप नोट्स लेंगे या फिर जो हमारा स्क्रीनशॉट लेंगे, उसी से आपका काम हो जाएगा। चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से अब हम लोग आज पाठ 9 पर आते हैं, जो कि है एक कविता का रूप है, एक पद है। ठीक है, वो है सूरदास के एक पद है, जिसका शीर्षक है मैया मैं नहीं माखन खायो। आपने ये जरूर सुना होगा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये वहीं पर है। और हमने जब हम इसके ओवरव्यू कर रहे थे बुक का, तो उस पर हमने बात की थी कि वो कौन सा बच्चा है जो माखन बोल रहा है कि मैंने माखन नहीं खाए हैं, और क्या उसने सच में खाया है या नहीं खाया है। देखो ये तो बहुत ही कॉमन है, जहाँ भी भारत में अगर हम रह रहे हैं और माखन की बात आई है तो वो तो सभी बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं, हमारे श्री कृष्ण जी की ही बात हो रही होगी। तो चलो देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, परिचय। हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं ना। सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, कवि के बारे में जानते हैं, या लेखक हैं तो लेखक के बारे में जानते हैं, उनका परिचय ले लेते हैं जल्दी से, और फिर हम लोग पढ़ेंगे वो पद क्या है। आपने जो रचना अभी पढ़ी है, चलो हम लोग इसको ऐसे पढ़ देते हैं कि आप जो रचना अभी पढ़ेंगे वह सूरदास द्वारा रचित है। माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। सूरदास ने अपना अधिकांश जीवन मथुरा, देखो बच्चों कहाँ कहाँ, मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया है। सूरदास जी का पूरा जीवन जो है वो अधिकतर कैसा बीता है, श्री कृष्ण जी के भजन गाते हुए बीते हैं। और कहाँ पे, मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज का जो क्षेत्र है ना, उन इलाकों में, वृंदावन, जहाँ जो भी जगह कृष्ण से जुड़ी हुई थी, हमारे सूरदास जी के जो जगह है वो भी वहीं से ही तात्पर्य है, वहीं से ही मिलती जुलती है। तो बहुत इजीली याद रख पाएंगे आप लोग। एक वो नहीं है भजन राधे राधे, उसमें पूरे वृंदावन से लेके पूरे जगह का उन्होंने वर्णन किया है। याद है आपको? अगर नहीं है तो एक बार सुन लीजिएगा, जस्ट आपका एक माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारा जो मथुरा, वृंदावन, ये वाला जो एरिया है, ब्रज का क्षेत्र है, वो कौन कौन सा है, और वहाँ पे कहाँ कहाँ कृष्ण जी को लेकर के लीलाएं हैं। और यहाँ पे जो हमारे सूरदास जी हैं, ये भी कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी हैं, उनकी जितना भी पूरा जीवन है वो कृष्ण भक्ति को समर्पित रहा है। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने उनकी अलग अलग रचनाओं, उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो उनकी अलग अलग लीलाओं को लेकर के है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में उपलब्ध हैं। भाई वो ब्रज में रह रहे हैं, ब्रज की चीजों को देख रहे हैं, वहीं से जुड़े हुए थे, तो उनकी जो भाषा है वो उन्होंने कौन सी रखी है, ब्रज। ब्रज भाषा बच्चों कहाँ बोली जाती है, जो ये मथुरा, वृंदावन, ये जो ब्रज का एरिया है ना, वहां की जो बोली है वो है ब्रज बोली। ठीक है,
ये रचनाएं इतनी सुंदर हैं कि आज भी लोगों के बीच बहुत प्रचलित है। ये जो रचनाएं हैं ये आज भी हम लोगों के बीच में बहुत प्रचलित है, तभी तो क्लास 6 के सिलेबस में आया है कि नहीं। चलिए, उनके अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन है। किसका बच्चों? बाल लीलाओं, उनके कृष्ण जी के बचपन के जो लीलाएं हैं, जो या फिर ये कह लो कि आज की अगर लैंग्वेज में बोले तो भैया जो कृष्ण जी ने बचपन में जितने कांड किए हैं ना, उनके ऊपर ये ज्यादातर लिखते हैं। आगे, ये कविताएं अत्यंत लोकप्रिय हैं और देश भर में प्रेम से गाई जाती हैं। ये अत्यंत लोकप्रिय है मतलब लोगों के बीच में बहुत गाई जाती हैं और बहुत ही प्रेम से गाई जाती हैं, मतलब बहुत लोग इसको एंजॉय करते हुए गाते हैं। अपने उत्कृष्ट रचनाओं के लिए वे महाकवि सूरदास कहलाते हैं। किस चीज के लिए? अपनी इतनी अच्छी अच्छी रचनाओं के लिए बच्चों हम लोगों ने उनको क्या उपाधि दी हुई है, किस नाम से? महाकवि। सूरदास जी के आगे नाम के आगे क्या लगता है? महाकवि सूरदास जी। ठीक है, आगे, उनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुई थी। तो इनका जन्म कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में, और इनकी मृत्यु कब हुई है? 16वीं शताब्दी में। ठीक है, यहां तक हम समझ गए। और मैं आपको एक दो चीजें बता दूं, जो सूरदास जी हैं इन्होंने अपना पूरा जीवन मथुरा के किनारे, यमुना नदी के किनारे बेसिकली उन्होंने वहीं पर बिताया है, वहीं से शिक्षा वगैरह भी ग्रहण की है। तो इन्होंने संस्कृत भाषा में भी इनकी पकड़ है, कई सारी इन्होंने भाषा देखी है, संस्कृत, व्याकरण और भी कई। और सूरदास जी का जो नाम है वो महाकवि सूरदास जी के नाम से प्रसिद्ध है। और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। अभी फिलहाल जो हमारे चैप्टर में है, जो कोर्स में है, वो है मैया मैं नहीं माखन खायो। यहाँ पे उन्होंने बहुत ही प्यारा वर्णन किया है उनके। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देखिए कि ये लिखा है ना, बाल लीलाओं का मनोरम वर्णन है, मनोहारी वर्णन है। अब आप देखिएगा ये लाइन को इस वाले पार्ट में, ये जो हमारी पोएम है इसमें हम प्रूफ कर देंगे। उनकी बाल लीलाओं का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। क्या ये जो बाल लीलाएं हैं वो कौन सी हैं, और वो बाल लीलाएं उनकी सच में मनोहारी है कि नहीं? तो देखो बच्चों, कभी भी अब हम कोई चीज पढ़ने जाएंगे तो एक चीज ध्यान देना, जब हम स्पेशली कविताओं में क्या होता है, एक प्रसंग लिख दिया करो। ये जो अब आप पढ़ोगे ये एक तरह से कह लो ये वार्तालाप है। ठीक है, दो लोगों के बीच के कम्युनिकेशन है, इसमें एक साइड को बहुत अच्छे से दिखाया है। लेकिन अब आप ये नहीं समझोगे कि सिचुएशन क्या है, प्रसंग क्या है, सिनेरियो क्या है, तब तक आपको क्या समझ आएगा कि वो बच्चे क्या, किससे क्या बोल रहा है। देखो, जब भी आपको इसको भावार्थ लिखने आए तो कोशिश करो, अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। सबसे पहला संदर्भ। संदर्भ में क्या है, ये जो पद है ये कहाँ से लिया गया है, मतलब आपकी क्लास 6 के हिंदी मल्हार पुस्तक की ये पाठ 9 है, ये मतलब पाठ 9, इस तरह से करके आप उसमें संदर्भ में डाल सकते हो, मतलब उससे रिलेटेड चीजें लिख दो, इन्फॉर्मेशन दे दो। दूसरा बच्चों और सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका प्रसंग। प्रसंग क्या होता है? देखो, प्रसंग जनरली एक तरह की वो किस बारे में बात हो रही है, ये तो उन्होंने लिखा है, ये चीजें हैं, इसके पहले की क्या स्टोरी है, तो वो किस प्रसंग की बात है मैं आपको बता देती हूँ। हमारे कृष्ण जी को तो आप लोग सभी जानते हैं कि वो भाई माखन चोर के नाम पे प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब माखन चोरी जो उन्होंने करते हैं उन्हीं से रिलेटेड ये पूरा प्रसंग है। क्या हुआ है कि माँ यशोदा के पास गोपियां आई हैं कंप्लेन लेके, और उनसे बोली है कि भाई जो कन्हैया है वो माखन चुराता है। अब भाई, अब आप ही समझो, आपकी मम्मी के पास कोई कंप्लेन लेके आएगा तो मम्मी गुस्सा होंगी ना। बस यशोदा मैया हमारी गुस्सा हो गई, वो क्रोधित हो गई। अब उसके बाद कृष्ण जी जो हैं वो आते हैं उनके पास, किसके पास? माँ यशोदा के पास। अब माँ यशोदा जो है वो देखते हैं गुस्से में लाठी ली हुई है। अब वो बोलती हैं कृष्ण से कि कन्हैया क्या तुमने माखन खाया है? अब यहाँ पे ये इसका प्रसंग है। अब यहाँ से वो क्या अपने डिफेंड में कृष्ण जी बोलते हैं, वो जो नटखट छोटे से बच्चे हैं वो क्या क्या बातें बोलते हैं, तर्क रखते हैं, वो हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब प्रसंग याद रखना, माँ यशोदा के पास बेटे की कंप्लेन आई हुई है, माँ गुस्से में है, क्रोधित है, और वहां पे माँ देखो गुस्सा भी है, दुखी भी है और रुष्ट भी है, मतलब उससे मतलब एक तरह से कह लो कि क्रोधित है, गुस्से में है, और मतलब परेशान है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं कृष्ण।
अब कृष्ण जी की तो लीलाएं चल रही हैं, है कि नहीं? तो यशोदा मैया रुष्ट है, गुस्से में है यहाँ पे, और वो अपने बेटे से पूछी कि कन्हैया क्या तुमने माखन खाया है? अब यहां से देखते हैं कृष्ण जी ने उनको क्या जवाब दिया। सबसे पहली लाइन में ही इसका उन्होंने उत्तर दे दिया है, मैया मैंने ही माखन खायो, मैया मैंने माखन नहीं खाया है। कई जगह बच्चों आप यहाँ पे ये भी पढ़ सकते हो कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मेरी मैंने माखन नहीं खाया है। ठीक है, अब ये बात उन्होंने बोल दी। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, कुछ तर्क दिया है। वो तर्क कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले अब उन्होंने बोला कि मैंने माखन नहीं खाया है, अब वहां पे वो तर्क दे रहे हैं, भोर भयो गैयन के पीछे। भोर मतलब सुबह, भयो मतलब होने पर, गैयन कहते हैं बच्चों गाय को। ठीक है, भोर भयो गैयन के पीछे, सुबह होते ही मैं गाय के पीछे मधुबन। बेटू मधुवन क्या होता है? एक वन को कहते हैं, और स्पेशली ये वो मधुवन है जो कि वृंदावन के पास में एक वन है जहाँ पे श्री कृष्ण जी अपने गाय को लेके ग्वालों के साथ कहाँ जाते थे? गाय चराने के लिए जाते थे। तो ये जो मधुवन है वही मधुवन की बात हो रही है। तो भोर भयो गैयन के पीछे, सुबह होते के साथ गायों के पीछे, मधुबन मोहि पठायो, मधुबन में मुझे भेज देती हो। ठीक है, कृष्ण जी ने बताया कि यहाँ पे मैया मैंने माखन नहीं खाया है। अब वो तर्क दिए हैं कि सुबह होते के साथ, भोर भयो गैयन के पीछे, सुबह होते के साथ गायों के पीछे मुझे मधुबन में भेज देती हो, और चार पहर बंसीवट। देखो चार पहर क्या होता है? ये पहर याद रखना, आपने हार की जीत में भी पढ़ा था ना, वो सुबह रात्रि का पहर था। तो देखो बच्चों पहर क्या होता है, पहले के टाइम पे घड़ी नहीं होती थी, तो लोग टाइम देखने के लिए ना सूर्य से अंदाजा लगाते थे। तो ये ना एक तरह से कह लो कि समय नापने का मापदंड था पहले का। और एक दिन में 8 पहर होते हैं। ठीक है, और एक पहर 3 घंटे का होता है। तो देखो 8 3 जा कितना होता है? 24 हो गए ना, 24 घंटे। वैसे ही होता है। तो ये यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये वही बता रहे हैं कि 4 पहर मतलब 4 पहर जो है मैं बंसीवट भटक्यो। बंसीवट बिटू एक वट का वृक्ष है जहाँ पे कृष्ण जी बैठ करके बांसुरी बजाते थे। तो उस जगह को आज भी हम लोग क्या कहते हैं? बंसीवट। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि 4 पहर बंसीवट भटक्यो, 4 पहर पर मैं क्या हुआ? बंसीवट पे भटकता था। साझी परे घर आयो, और शाम को, साझी मतलब शाम को, शाम परे मतलब होने पर, घर आयो, शाम होने पर मैं घर आता हूं। अब यहां समझना, यशोदा मैया ने उनसे पूछा कि तुमने कन्हैया तुमने माखन खाया है? तो कृष्ण जी ने तुरंत जवाब दिया, नहीं मैया मैंने माखन नहीं खाया है। अब तर्क दिया है कि देखो सुबह होते के साथ आप मुझे गाय के साथ गाय को चराने के लिए कहाँ भेज देते हो? मधुबन में। ठीक है, और मैं 4 पहर तक इधर से उधर वहीं भटकता रहता हूँ सुबह से लेके शाम तक, और शाम जब हो जाती है तब मैं आता हूँ गायों को लेकर के वापस घर। तो आप ही बताओ मेरे पास कहाँ टाइम है माँ कि मैं जाऊं जगह जगह और वहां पे माखन खाऊं? है कि नहीं? उन्होंने अपने हिसाब से बहुत पॉइंट दिया। अब देखो, अब यहाँ पे कृष्ण जी की चोरी पकड़ने के लिए माँ यशोदा तो भाई समझ रही हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा फिर माखन मुंह पे क्यों लगा है? ठीक है, अब यहाँ पे कृष्ण जी उस चीज को भी डिपेंड कर रहे हैं। देखो, मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बच्चा, बहियन को छोटो मतलब बाहें, बहियन कहते हैं बच्चों बाहें को। ठीक है, मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बच्चा हूं, मेरी बाहें बहुत छोटी हैं। छीको, देखो छीको क्या होता है? पहले के ज़माने में कह लो कि यहाँ पे शेल्फ नहीं हुआ करते थे, रैक्स नहीं होते थे, या फिर ये कह लो उनके घर ही मिट्टी के होते थे। ठीक है, तो वहाँ पे गाय भैंस इस तरह के जानवर बहुत ईजिली घर के अंदर घुस सकते थे और खाना पीना खा सकते हैं। तो लोग क्या करते थे, इस तरह से ऐसे झूला टाइप का बना देते थे और उसको टांग देते थे खूंटी से, ताकि जैसे दूध हो गई, दही हो गया, माखन हो गया, ये सब चीज़ें ऊपर में रहें तो कोई जानवर उसको जूठा ना कर सके। वहीं पर लोग माखन भी रखते थे। आपने देखा होगा ना, मटकी फोड़ कॉम्पिटिशन्स होते हैं जन्माष्टमी के टाइम, वो ऊपर में टंगता है। उसी प्रकार वही जो उसको वो वाला जो एरिया होता है ना जहाँ पे उसको टांगा जाता है, ये देखो ये इस तरह की टोकरी, ये होता है क्या बच्चों? छीका। इसको हम लोग कहते हैं छीका। ठीक है, ये जो है छीका होता है। देखो यहाँ पे अर्थ भी दिया होगा,
गोल रस्सी से बुना हुआ जाल जो छत से लटकाया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये छीके हैं, वो छीके, अब वहां पे कृष्ण जी तर्क दिए हैं कि मैं बालक बहियन के छोटो, मैं तो बालक हूं, मेरी बाहें बहुत छोटी हैं। छीको के ही विधि पायो, छीको मतलब वो छीके को, के ही विधि मतलब किस विधि से, किस तरीके से पा सकता हूँ। मम्मी मेरे तो हाथ बहुत छोटे हैं, मैं बालक हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे हाथ बहुत छोटे हैं और छीके तो ऊपर टंगी रहती है, तो आप ही बताओ मैं कैसे वो उसको पकड़ सकता हूँ, मैं वहां से माखन कैसे चुरा सकता हूँ। फिर दूसरे में वो तर्क देते हैं जो मुंह पे उनके माखन लगा था उसको लेके, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं। ग्वाल बाल कहते हैं बच्चों जिसको, जो लोग गाय पालते हैं ना उनके बच्चों को, जो कृष्ण जी के सखे होते हैं, मित्र होते हैं ना, उसकी बात है यहाँ पे। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, जितने ग्वाल पाल हैं वो सब बैर, बैर कहते हैं बच्चों दुश्मनी को। ठीक है, दुश्मन, जो ग्वाल बाल हैं उन लोग मुझसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। बरबस मुख लपटायो, बरबस कहते हैं बच्चों जबरदस्ती। ठीक है, जबरदस्ती मेरे मुख पे माखन को क्या किया है, लपटा दिया है, माखन लगा दिया है जबरदस्ती। मम्मी मैंने माखन नहीं खाए हैं, मैया मैंने माखन नहीं खाए हैं, मेरे हाथ तो बहुत छोटे हैं, मैं छीके तक कैसे पहुंचूंगा। वो जो ग्वाल बाल है ना उन लोगों ने क्या किया है, खुद खाया है और उसको क्या किया, माखन मेरे मुंह पे जबरदस्ती लगा दिया है, मैंने माखन नहीं खाया है। देखो एक छोटा सा बच्चा अपने डिफेंड में कितने सारे पॉइंट रख रहा है। समझ में आया यहां तक? जल्दी से एक बार हम लोग फिर से इसको इतना पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे, मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो, साझी पर घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। ठीक है, यहाँ मधुवन का अर्थ यहाँ पे वन है, ये वन विशेषकर वृंदावन में है जहाँ कृष्ण जी गायों को चराने ले जाया करते थे। ठीक है, फिर है बंसी वट, बांसुरी बजाने का स्थान। ये वट का वृक्ष था जहाँ पे कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे और जनरली वो अपनी गायों को इंस्ट्रक्शन वहां पे बैठ करके अपने बंसी की ध्वनि से देते थे। फिर बहियन बाहें, फिर छीको किससे बोलते हैं, गोल रस्सियों से बुना हुआ जाल जो छत से लटकाया जाता है। ठीक है, इसको छीके भी बोलते हैं और छीको भी बोलते हैं। यहाँ पे राइमिंग बैठने के लिए इसको छीको का प्रयोग किया गया तो और अच्छा लग रहा है सुनने में। चलो, ग्वाल बाल गाय पालने वालों के बच्चे, फिर बरबस मतलब जबरदस्ती। यहां तक क्लियर है? यशोदा जी बोल रही हैं कृष्ण से कि क्या तुमने माखन खाया है, तो कृष्ण जी ने बोला नहीं मैया मैंने माखन नहीं खाया है, मेरे पास तो माखन खाने का टाइम नहीं है। सबसे पहली बात तो क्योंकि मैं सुबह उठता हूँ, आप मुझे सुबह सुबह गायों को चराने के लिए भेज देते हो मधुबन में, और फिर मैं शाम को घर आता हूँ, वहीं दिन भर दिन भटकता रहता हूँ 4 पहर तक। अब जब मैं घर आता हूँ शाम में, अब फिर क्या हुआ, तो मैया उनके मुंह पे लगे माखन को देखने लगी, तो फिर कृष्ण जी को समझ में आ गया माखन की बात हो रही है, तो फिर वो बोलते हैं कि मैया मैं जो हूँ मैं तो बालक हूँ, मेरे भैया का बहुत छोटा हूँ, मेरी बाहें बहुत छोटी हैं, आप ही बताओ मैं छीके तक कैसे पहुँच सकता हूँ, छीको तो बहुत ऊपर होता है, मेरे हाथ तो बहुत छोटे हैं। ये पता है ये इतना ग्वाल बाल जितने हैं ना वो सब मेरे से बैर ले लिए हैं, दुश्मनी किए हैं और इसीलिए मुझे फंसा रहे हैं, वो माखन मेरे मुंह पे लपटा दिए हैं, मुंह पे लगा दिए हैं, पर माँ मैंने माखन नहीं खाया है, जबरदस्ती ग्वाल बालों ने मेरे मुंह पे क्या किया है, माखन लगा दिया है। समझ में आया? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके आगे है, अब देखो अभी तक उनकी दाल नहीं गली कृष्ण जी की, ठीक है, इतना बोलने पर भी माता जी अभी भी संदेह में थी। तब क्या होता है बच्चों, आप लोग ऐसे समझो कि आप लोग भी अगर कभी कोई मान लो कुछ गलत करते हो और पकड़े जाते हो और झूठ पे झूठ बोलते हो, उसके बाद जब कोई भी आपका तर्क काम नहीं आता है तो बच्चों के पास एक बहुत बड़ा हथियार होता है माँ बाप को मनाने का, वो है तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। यहाँ पे बच्चों अब कृष्ण जी क्या करने जा रहे हैं, अपना इमोशनल बाण चलाने जा रहे हैं। देखो वो क्या बोलते हैं मैया से, तू माता मन की अति भोरी, तू माता, तुम जो माता हो मेरी वो बहुत ही भोली हो, मन से अंदर से बहुत भोली हो, मन की अति भोरी, भोरी मतलब भोली, यहाँ पे भोली को ही भोरी बोला गया है। ठीक है, मैया तुम तो अंदर से बहुत भोली हो,
इनके कहे पति आयो, मतलब तुम इनके कहे पर विश्वास कर रही हो। माँ तुम तो बहुत भोली हो, और तुम तो मेरी माँ हो, लेकिन तुम उन पर विश्वास कर रही हो। तुम इतनी भोली हो और इनकी बातों पर तो लेकिन तुम विश्वास कर रही हो। ये लाइन पढ़ना, यहाँ पे उन्होंने बहुत ही कह लो कि उनके वीक पॉइंट पे उन्होंने वार कर दिया है। जिया तेरे कछु भेद उपजी है। जिया मतलब मन में तुम्हारे जरूर अवश्य कुछ भेदभाव आ गया है। क्यों उपजी है मतलब प्रकट हुआ है, जरूर तुम्हारे मन में भेदभाव प्रकट हुआ है। जानी परायो जायो। देखो बच्चों, जानी जान रही हो कि मैं पराया हूं। परायो मतलब पराया, मैं तुम्हारा नहीं, मैं पराया। जायो जो है ना बच्चों, यहाँ पे इसका मतलब होता है जन्मा। ठीक है, जायो का मतलब है बच्चों जन्मा। यहाँ पे अब कृष्ण जी कह रहे हैं, अपने सबसे इमोशनल वार उन्होंने कर दिया कि जियो तेरे कछु भेद उपजे है। मां तुम तो बहुत भोली हो, पर तुम मुझ पे भरोसा नहीं करी, तुम तो उन लोगों पे भरोसा कर ली। जरूर तुम्हारे मन में कोई भेद उपजा, जरूर तुम्हारे मन में कोई कह लो कि कोई भेद आया है, जरूर तुम्हारे मन में कोई मतलब मेरे को लेकर के तुम्हारे मन में कुछ घृणा आई है। इसलिए क्योंकि आपको पता है ना कि मैं तो, मुझे तो किसी और ने जन्म दिया है, मैं तो पराया जन्मा हूं, मुझे किसी और ने जन्म दिया है। देखो बच्चों, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि कृष्ण जी को जन्म देने वाली माँ जो थी वो माँ थी उनकी मथुरा में बंद थी, और उनका नाम था जो माता देवकी। मथुरा में जो थी जिन्होंने कृष्ण जी को जन्म दिया था, उनका क्या नाम था? माता देवकी। और जो कृष्ण जी को सारी लीलाओं को देखी, जो उनको पाली, वो कौन थी बच्चों? मैया यशोदा। ठीक है, तो यही वो बोल रहे हैं कृष्ण जी कि जरूर तुम्हारे मन में जो है भेद आ गया है, भेद प्रकट हो गया है। अब तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर रही हो, दूसरों पे भरोसा कर रही हो, क्योंकि मैं तो किसी और का जन्मा हूं ना। मेरी मैया तो मुझे तो देवकी मैया ने जन्म दिया है। समझ में आया? अब यहाँ पे भाई माँ तो माँ है, उनको एक इमोशनल वॉर लगाइए। अब मतलब देखो, माँ तो सब चीजें समझ रही हैं कि ये जो है बहाने बना रहे हैं। ठीक है, अब वो देख रही है इतना छोटा सा बच्चा इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अब यहाँ पे एक तो इमोशनल तौबा, अब यहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट लाइन में बच्चों उन्होंने क्या किया है? अपना गुस्सा शो कर दिया है। यहाँ पे ये जो लाइन है पूरी तरह से, अभी तक तो इमोशनल वार किया, अब वो सच में मतलब गुस्से में आ गए हैं। ये लो अपनी लकुटी कमरिया। देखो क्या होता है बच्चों, लकुटी कमरिया कहते हैं कम्बल को। जैसे जब उन लोग वो बताए थे ना कि वो 4 पहर तक उधर ही भटकते रहते हैं मधुबन में, तो जब गाय को चराने के लिए जब जाते हैं ना, तो उनको एक लकुटी क्यों देते थे? लकुटी मतलब लकड़ी। ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा, जाके सारे गायों को एक लाइन में रख सके। और कमरिया यहाँ पे जो लिखा है वो कंबल से है। कंबल का अर्थ होता है, कंबल मतलब वो, ताकि भाई रात वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, ठंड हो गई तो इसलिए वो ओढ़ने के लिए। तो ये एक तरह से उनका प्रतीक है। आप आगे भी पढ़ोगे ना तो उनके कई पदों में ये लकुटी और कमरिया का जिक्र किया है सूरदास जी ने। ठीक है, तो ये वही वो बोल रहे हैं कि ये लो अपनी लकुटी कमरिया, मतलब ये लो अपने जो लकड़ी है और कंबल, ये तो तुम ले लो। बहुत ही नाच नचायो, इसने मुझे बहुत नाच नचाया है। मैं तब से काम करता हूँ, इधर से सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, मुझे बहुत नाच नचाया है। ये लो अपना सामान पकड़ो। देखो कृष्ण जी क्या है, पूरे घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या करते हैं? एक तो लीलाएं हैं, और भाई घर का हाथ बटाने के लिए वो सारी गायों को लेकर के मधुबन जाते हैं चराने के लिए, और शाम को घर लौटते हैं। ये उनका काम था। अब वो वही काम कह रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोग होते नहीं हो, जब मम्मी से गुस्सा हो जाते हो कि मम्मी बोलती है ये काम कर दो, मैं नहीं करूंगा। यहाँ पे वही चीज अब वो कृष्ण जी प्रकट कर रहे हैं कि देखो, तू माता मन की अति भोरी, तुम मैया मन से बहुत भोली हो, इनके कहे पर तुमने विश्वास कर लिया। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में अवश्य ही कोई भेद प्रकट हो गया है। तुम्हें जरूर ये लगता है कि मैं तो भाई किसी और का जन्मा हूं ना, तो इसीलिए अवश्य तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई भेद प्रकट हो गया है। और ये लो अपनी लकुटी और कमरिया, ये लो अपनी लकुटी मतलब अपनी लकड़ी और कंबल, मुझे बहुत नाच नचाई है, मैं बहुत नाच नचाऊं, अब मैं ये काम नहीं करूंगा। वो उनको गुस्से में दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कृष्ण जी की इतनी सारी बातें सुनकर जो हमारी मैया यशोदा है, उनका रिएक्शन ये लास्ट लाइन में सूरदास जी ने लिखा है बहुत ही प्यारे तरीके से।
सूरदास तब बिहसी जसोदा। देखो यहाँ पे जशोदा लिखा है, जसोदा, यशोदा नहीं लिखा है, यहाँ पे जसोदा लिखा है, पर दोनों ही चलता है ब्रज की भाषा में। कई बार इनको अगर आपने सीरियल्स में भी देखा होगा तो यशोदा को जशोदा भी कहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे सूरदास जी ने वही यूज किया है। सूरदास तब बिहसी, बिहसी मतलब हंसना, मुस्कुराना। सूरदास जी कह रहे हैं तब मुस्कुराई कौन, यशोदा। तब सूरदास जी कह रहे जब इतना सब उन्होंने सुन लिया, फिर माँ यशोदा जी मुस्कुराई, हंसने लगी। ले उर कंठ लगायो, और लेकर श्री कृष्ण को अपने कंठ से, कंठ कहते हैं गला, अपने गले से उनको लगा लिया। क्यों लगाया होगा आप जरा कमेंट में बताइए, हालांकि मैं अभी आपको हिंट दे देती हूँ। देखिए, जब छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तो माता पिता को मतलब उनकी तर्क शैली और ये सब देख करके उन पे हंसी आती है कि बाप रे इतना छोटा सा और इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। तो ये सब जो चीजें हैं ना, यही यशोदा जी ने देखा कि इतना छोटा सा बच्चा, एक तो खुद चोरी किए हैं कृष्ण जी, ठीक है, ऊपर से झूठ को छुपाने के लिए ऐसे ऐसे तर्क बोले, जिस तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे, ये देख करके। और लास्ट लाइन जब उन्होंने ये वाली बोल दी कि जानी परायो जायो, कि आपको पता है कि मैं पराया का जन्मा हुआ हूं, तब माँ का प्रेम उमड़ पड़ा और जो माँ यशोदा है वो मुस्कुराने लगी, हंसने लगी और श्री कृष्ण को लकड़ी छोड़ करके अपने गले से लगा लिया। ये थी भाई सूरदास जी की मैया मैं नहीं माखन खायो की पूर्ण व्याख्या। तो देखो, इसको मैं एक बार यहाँ पे पहले अर्थ देख लेते हैं, फिर मैं आपको इस पूरे का एक शॉर्ट में छोटा सा समरी बता देती हूँ, ठीक। देखो, पति आयो, पति आयो का मतलब है विश्वास, ठीक है। दूसरा है भेद, भेदभाव या अंतर। तीसरा है लकुटी कमरिया, लकड़ी और कंबल। ये बच्चों, ये एक तरह से प्रतीक होता है ग्वाला का, या फिर जो मतलब गाय को चराने लेके जा रहे हैं वहां पे। इसका जिक्र आप उनके कई और पदों में भी आप देखोगे। इसका जिक्र रसखान ने भी किया है, क्योंकि उन्होंने भी कृष्ण जी का वर्णन किया है, तो उनके भी कई आप ऐसे पद देखोगे उसमें उन्होंने लकुटी और कमरिया का जिक्र किया है। चलो आगे क्या है, बहुत ही नाच नचायो, बहुत ज्यादा नाच नचाया गया है। और बिहसी हंसना, और कंठ लगायो गले से लगाना। यहां तक क्लियर है बच्चों। चलो मैं अब आपको एक इसकी व्याख्या बता देती हूं। प्रसंग ये है, माँ यशोदा ने कृष्ण जी के मतलब माँ यशोदा के पास हमारी ग्वालियाँ आई, जितने भी हमारे कह लो कि गोपियाँ हैं, उन लोग आए हैं और आकर के उनसे क्या किया है, कंप्लेन किया है कि माँ यशोदा आपका जो लल्ला है उसने हमारे माखन चुरा लिए हैं। अब जब ये बात माँ सुनती है तो माँ को गुस्सा आता है और माँ कृष्ण से बहुत क्रोधित हो जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं उन पर। अब वो जो है क्या होता है, वो अब अपने जैसे ही आता है कृष्ण तो वो उनको पकड़ती हैं और उनको रंगे हाथ पकड़ के उनसे बात करने लगती हैं कि कन्हैया तुमने माखन खाया है। तो कृष्ण जी वहां पे अपने आप को बचाने के लिए तर्क देते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मैंने माखन नहीं खाए हैं। अब फिर वो तर्क देते हैं कि जब सुबह होती है तो मैया आपने जो है मुझे सुबह होते के साथ भोर में ही मधुवन भेज देती हो गायों को चराने के लिए। मैं 4 पहर उधर इधर से उधर भटकता हूँ वंशीवट पे, उसके बाद मैं शाम को घर आता हूँ, तो मुझे बताओ कहाँ वक्त मिलेगा। फिर मुंह पे लगे माखन का उनके ध्यान आता है, तो फिर मैया उनसे माखन के लिए सोच रही होती हैं या बोलती भी हैं। फिर वहाँ पे जो है हमारे कृष्ण जी कहते हैं, मैया आप ही देखो कि जो माखन है वो तो ऊपर छीकों पर रहता है, मेरे हाथ तो बहुत छोटे हैं, मैं तो बालक हूँ, मैं तो बच्चा हूँ ना, तो मेरे हाथ तो बहुत छोटे हैं, मैं कैसे उसको वो उतार सकता हूँ। आपको पता है ये जो ग्वाल बाल है ना वो मुझसे बैरी ले रहे, वो मुझसे दुश्मनी लिए, इसलिए उन्होंने वो माखन मेरे क्या है जबरदस्ती मेरे होठों पे मेरे मुंह पे लगा दिया है, पर मैंने माखन नहीं खाया है। फिर उसके बाद वो कहते हैं, देखिए कि इनसे जब बात नहीं बनती है फिर वो अपना थोड़ा इमोशनल करते हैं और कहते हैं कि मैया मैं समझ रहा हूँ कि आप बहुत भोली हो और आपके मन में ज़रूर मेरे प्रति आप मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे हो, उन लोगों पे विश्वास कर रहे हो, ज़रूर ही आपके मन में मेरे लिए भेद उपज गया है, भेद प्रकट हुआ है, ज़रूर आप हम में अब अंतर कर रही हो, क्योंकि मुझे तो जन्म दूसरे ने दिया है ना, मेरी माँ तो मुझे तो देवकी माँ ने जन्म दिया है, आपने तो मुझे जन्म ही नहीं दिया, तो ज़रूर इसीलिए आपके मन में मेरे लिए
द्वेष की भावना आ गई है, मतलब आप मुझे नहीं पसंद कर रहे हो, इस तरह से वो तर्क देते हैं। और फिर अंत में वो बोलते हैं ये लो अपनी लकड़ी और कंबल, मैं कल से काम पे नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा आपका कोई काम। वो गुस्सा दिखाते हैं और कहते हैं ये लकड़ी और जो कंबल है मुझे बहुत नाच नचाती है, एक तो मैं काम करूं और ऊपर से मुझे सुनने को भी मिले। और फिर जब वो ये सब बातें बोलते हैं तो माँ यशोदा का दिल पिघल जाता है, उनकी ममता उमड़ पड़ती है और वो उनका गुस्सा छोड़ करके श्री कृष्ण को अपने गले से लगा लेती हैं। ये थी भाई उनकी लीला का एक दृश्य। तो अब आप मुझे ये बताइए आपको ये कैसा लगा और क्या आपको ये पूरा बात समझ में आई? सीन आपके देखो बच्चों, मेरे पढ़ाने का मैं आपको थोड़ा सा एक्शन करके जरूर पढ़ाती हूँ। उसका रीजन ही ये है कि हिंदी को अगर आप इस तरह से पाठ की तरह एक स्क्रिप्ट की तरह पढ़ो कि आपके दिमाग में वो सारी इमेज चलती रहे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको ये चीज़ फिर कभी जिंदगी में आगे भी अगर कभी हल्का सा भी एक झलक मिलेगा ना बहुत साल के बाद, तो भी आपको एक हल्की सी झलक सुनते के साथ वो चीज़ मेमोराइज हो जाएगी, वो चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए भैया ये थे हमारे सूर के पद। अब आप बताओ, ये सूरदास जी हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? महाकवि सूरदास जी। तो आपको हर चीज़ क्लियर होगी, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, और नहीं है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हो। हिंदी के अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। देखो मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चों जितने लोग देखो कम से कम उतने तो लाइक कर दो। आगे और एक चीज़, हिंदी की गाड़ी तो मैं आपकी आद्या मैम संभालने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, और बाकी के जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनके भी, आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट में डाउट है तो आप उनके वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, आप उसको देख सकते हो, या फिर आप हमारे वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हो। और सबसे बेस्ट तो भाई आप अपने मोबाइल को उठाओ जल्दी से और मैग्नेट ब्रेन्स का हमारा जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड कर लो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आपको ई बुक या फिर ई नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ओपन करके जल्दी से आप गो थ्रू कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग हैं बच्चों क्लास 6 से लेके 12 तक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, एंड किंडरगार्टन से लेके 12 तक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, वो भी सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड बिहार बोर्ड के पूरे कोर्सेज को कवर करा रहे हैं। तो कोई भी बच्चा हमसे छूटेगा नहीं, चिंता मत करिए। कोई भी प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं रहनी चाहिए, प्रॉब्लम बाहर आएगी तब उसका सोल्यूशन निकलेगा। और मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे भी हाई क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हंसते मुस्कुराते हुए हमें पढ़ाई करनी है और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करने हैं। चलो सितंबर अब आने वाला है, आ ही गया है लगभग, आप लोग सब कर रहे हो, एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, काम रहो, एंजॉय करते हुए सब काम होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय हिंद की हिंदी।